प्यारे दोस्तों, ऑल इंडिया पीस मिशन की तरफ से आज ये आपके सामने हम अपनी बात कर रहे हैं। मेरे साथी कम्युनिटी से हैं। हमने कुछ लोगों से और से बात की थी, कल हमारी मीटिंग भी थी, तो हमारी गुरुद्वारे में और बाकी जगह पर हमारी मीटिंग हुई। तो आज आपके बीच में हमारे आने का कारण यही था कि आपके माध्यम से ज़्यादातर लोगों तक हमारी आवाज़ चली जाएगी और ये बात हो जाएगी। हमारे सामने एक सवाल था। आज जो पंजाब में हालात बनते जा रहे हैं और पूरे देश में हालात, नफरत का हालात पैदा हुआ है। मैं पिछले बार भी जब आपके बीच में आया था तो ये भारत जोड़ो यात्रा को हमने 9 अगस्त 2015 में शुरू किया था। हमें खुशी है कि कम से कम कांग्रेस ने इस बात को समझा और आज आकर 2022 में राहुल गांधी ने इस यात्रा को, भारत जोड़ो यात्रा को आरंभ किया। सवाल नफरत का है, सवाल हमारे बीच के हालात का है। अभी आपने देखा होगा कि एक मस्जिद में जाकर कुछ लोगों ने हुड़दंग मचाया और उसके नतीजे क्या निकले। इसी तरह के हालात और बनते जा रहे हैं। अभी साहब सिंह वर्मा, जिसके ऊपर हमें बहुत मान था, वो बहुत ईमानदार और सच्चे लोग थे, हमारे साथ संबंधित भी रहे। उनके बेटे प्रवेश वर्मा ने जो बात दिल्ली में कही कि हम मुसलमानों से, चाहे उन्होंने मुसलमान का नाम नहीं लिया, पर उनका तात्पर्य, उनका मतलब यही था कि उनसे सामान खरीदना बंद कर देना चाहिए, उसके साथ हमारे संबंध तोड़ देने चाहिए। तो ऐसे अगर हालात बनते चले गए तो हम किस हालात पर पहुंचेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने। उसी को देखते हुए ऑल इंडिया पीस मिशन ने जो आह्वान 2015 में शुरू किया था, हमने सोचा इस बात का आम तौर पर लोगों तक इस बात को पहुंचाया जाए। 2 अक्टूबर 2022 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब नई दिल्ली में एक मीटिंग की गई। उसमें सलमान खुर्शीद जी थे, मोहम्मद अदीब जी थे और बाकी शाहिदा बेगम थी जो मौलाना आज़ाद की बेटी हैं, और बहुत सारे लोग चर्चा में आए। उसमें हम लोग भी शामिल थे। हालांकि हमें उन्होंने सम्मानित किया इस बात के लिए कि आपने इस बात को उठाया, तो ये मैं उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ। पर सवाल ये था कि नफरत कैसे दूर, ये सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने। उसको देखते हुए आज आपके बीच में पिछले 2-3 दिन से मैं पूना में हूँ और पूना में लोगों से बातचीत की है और चर्चा की है। मैंने कई बार एक देखा है, कल मैं गुरुद्वारे में बैठा था और लोगों से मीटिंग हो रही थी, वहाँ के अध्यक्ष भी थे, सब लोग थे। तो हमारी जब चर्चा हुई तो शायद गुरुद्वारे वालों ने भी ये सोच लिया है कि हमारा काम केवल लंगर करना है या कीर्तन करना है या केवल थोड़ा बहुत जो गुरुद्वारे में होता वही काम करना है। मैंने कल उनसे पूछा, जब 1984 हो रहा था तब आप कहाँ थे, तब किस हालात से आप गुजरे थे? जो आदमी पहले से सोचने से आदमी इनकार करते हैं और उस हालात में चला जाए तो उसकी ना सोच रहती है ना समझ रहती है, और बाद में उसी हालात से जब गुजरता है तो फिर विक्टिम की तरफ बढ़ता है कि मेरा शिकार हो गया। तो शिकार तो कुदरती है जब आप लोगों के बीच जाएंगे नहीं। अच्छी बात है कि आप सेवा करते हैं, आप सारा कुछ करते हैं, पर उस सेवा का भी क्या अर्थ रहा था जब 1984 हुआ? 1992 हमारे सामने हो गया, 2002 हमारे सामने हो गया, और पिछले 8 साल से जो नफरत का माहौल इस देश में आया उसको देखते हुए हमें बड़ा दर्द हुआ। मुझे एक और दर्द भी है। आज देश में महंगाई शिखर पर है और शिखर पर महंगाई होते हुए भी हम कुछ नहीं कर पाते। नतीजा ये निकला कि आज देश की वित्त मंत्री को ये कहना पड़ा कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा, डॉलर ताकतवर हो रहा। तो इसका क्या अर्थ मानते? एक देश की वित्त मंत्री ये कहे और वो भी अमेरिका में जाकर कहे, तो इसके अर्थ क्या होंगे? हमें ये समझना चाहिए कि जिस हालात में आज देश चल रहा है, जिस गुर्बत की तरफ ये देश बढ़ रहा है, उस हालात में कैसे हम सरवाइव कर सकेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल। हम लोगों को तो ये समझना चाहिए कि आम आदमी की जिंदगी क्या हो। हम राजनीति अपने तौर पर करते हैं। अभी पंजाब में एक अमृतपाल सिंह आया, अभी उसने कुछ बात उठाई और वहाँ क्रिश्चियनिटी की बात हुई। हमारा ये कहना था कि कोई कन्वर्ट होता है, कोई अपना धर्म परिवर्तन करता है, उसकी अपनी मर्जी पर है।
मैं किसी को ये नहीं कह सकता कि तुम धर्म परिवर्तन जिसको जहां दिल करे। आज कोई साम्राज्यवाद नहीं है, आज कोई मुगल सल्तनत नहीं बैठी, आज कोई ब्रिटिश का अंग्रेज हुकूमत का राज हमारे ऊपर नहीं है। तो जो जहां जाना चाहे उसको हक है, वो अपने अधिकार से जहां जाना चाहे, जिस धर्म को जो धर्म उसको अच्छा लगता है वो चला जाए, हमें कोई इतराज नहीं हो सकता। और सिखों को भी इस पर कोई इतराज होना नहीं चाहिए। मैं नहीं समझता कि इस पर कोई इतराज होना चाहिए। मैंने पंजाब के लिए भी ये कहा कि आप ये बात ये आप अदरवाइज कर रहे हैं। सिखों ने कभी भी किसी को भी धर्म परिवर्तन के लिए ना तो उकसाया है और ना ही ये कहा कि तुम हमारे धर्म में आ जाओ। ये उसकी मर्जी पर है। अगर वो हमारे धर्म में आना, सिख में जाना चाहता है तो सिखों को अपनी क्वालिटेटिव को अपनी विशेषता पेश करनी पड़ेगी कि हमारे अंदर विशेषता क्यों है, तो लोग अपने आप आ जाएंगे। कोई दौड़ तो हमारे से रहा है। दूसरी बात, ये सबसे बड़ी बात है कि पंजाब में हमने ये देखा है कि आज 17 अक्टूबर है, 16 अक्टूबर 1973 को आनंदपुर साहब का रेजोल्यूशन पास हुआ। आनंदपुर साहब का रेजोल्यूशन क्या कर रहा था? आनंदपुर साहब का रेजोल्यूशन केवल और केवल इस बात पर था कि राज्यों के अधिकार सुरक्षित किए जाए, और उसका कोई कारण नहीं था। केवल नाम उसका आनंदपुर साहब हुआ। नतीजा ये हुआ कि पूरे देश में एक हवा बना दी गई कि ये आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन जो है वो खालिस्तान का रेजोल्यूशन है। नतीजे क्या निकले? हमने उन चीजों को अपने सामने देखा है। तो उन चीजों को देखते हुए हमने कहा कि ये दोबारा 1984 की तरफ ना बढ़ जाए, ऐसे हालात ना बन जाए, तो उससे हमें बचना चाहिए। तो कैसे बचेंगे उससे बचने का तरीका तो ये है कि हम सब मिलकर चलें, मिलकर आगे बढ़ें, मिलकर इस बात को देखें कि हमें आगे क्या करना। मेरा ये भी कहना है, जब हम इस बात को लिख रहे थे और इस बात को हम लोगों के सामने रख रहे थे तो हमने कुछ बातें कही। हमने कहा कि इस बात पर हमें समझना चाहिए कि हिंदुस्तान से भारत कैसे बना। अगर हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ और भारत बना तो भारत का एक संविधान बना। भारत के संविधान ने हमें कुछ हक दिए और वो सबको बराबर के हक दिए। तो एक विशेष समुदाय का कैसे हक साबित कर दिया जाए। अब ये जो हिंदू राष्ट्र घोषणा की बात हो रही है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, इसके क्या अर्थ निकलेंगे? मैंने किसी से पूछा जो हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात कर रहे थे, मैंने उनसे पूछा तो पहले अपनी सीमा ही तय कर लें कि आपकी हिंदू राष्ट्र की सीमा क्या हो। अगर आपकी सीमा जो पूरा भारत है तो भारत को दक्षिण भारत आपके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है, ईस्टर्न भारत आपके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है, पंजाब का हिस्सा आपसे कट जाएगा। नतीजे क्या निकलेंगे? आप जो भारत है उसको भारत बनाए रहने दें और इसको भारत की व्यवस्था करें। मैंने 2 अक्टूबर को यह भी बात कही थी और मैंने याद करवाया था सरदार हुकुम सिंह जो लोकसभा के अध्यक्ष थे, मैंने उनकी बात याद करवाई। जब तक इस देश का हिस्सा हिंदू, सिख और मुसलमान है, इसको कोई भी हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकता। अंग्रेज की तो हुकूमत थी, क्रिश्चियनिटी तो उस समय से थी। तो सवाल इस बात का है कि इसको भारत कैसे रहने दिया जाए। तो हमारा ये मानना है कि सिख और मुसलमान को और ईसाई को और माइनॉरिटीज को ये तय कर लेना चाहिए कि ये हमारा देश है और हम इस देश के रक्षक हैं और हम इस देश में पक्के तौर पर रहना है और ये हमारा अधिकार भी है और उस अधिकार को हमें लड़के भी लेना है, हमें संघर्ष से भी लेना है और उसके लिए हमें बात भी करनी है। शांतमय संघर्ष हमारे जीवन का हिस्सा है। मैंने एक बात और याद कराई कि जब 1920 में बाबा खड़क सिंह अध्यक्ष थे सिख लीग के, गांधी, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली मंच पर थे। मोहम्मद अली जौहर के शब्द आज भी भारत को याद समझने चाहिए, भारत के नेताओं को समझना चाहिए और उन लोगों को समझना चाहिए जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। मोहम्मद अली जौहर ने खड़े होकर सिख लीग को, खालसा जी हमारे बुजुर्गों ने हाकिम रहते आप पर बहुत ज्यादतियां की हैं, मैं उनका पश्चाताप करता हूँ, माफी मांगता हूँ। मैं अपनी गर्दन और अपने भाई शौकत की गर्दन पेश करता हूँ, आपका मन करे तो काट ले, पर आज जरूरत है हम सबको एक होने की, तभी आप अंग्रेज हुकूमत और इस साम्राज्यवाद से निजात पा सकते हैं। सवाल तो वही रह गया कि इस निजात कैसे मिले हमें। तो आज हमें 1947 में एक निजात मिली, क्या हम दोबारा से उसी हालात में गिर जाए, उसी हालात से के हालात में चले जाए? ये जो नफरत की आग पैदा हुई है, ये नफरत की आग हमें बहुत तंग करेगी, हमारे लिए तकलीफें पैदा करेगी। मैं
आशा करता हूँ देश के प्रधानमंत्री महोदय से भी और बाकी सभी से, मैं आशा करता हूँ कि यह देश हमारा सबका है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो बहुजन समाज है, और चाहे वो राज सत्ता में बैठा वो समाज है जिसको हम हिंदू समाज कह रहे हैं। हम सभी का देश है, हम सभी को बराबर के साथ लेकर चलना चाहिए और हम सभी को आगे इकट्ठे होकर बढ़ना चाहिए। इसीलिए मैं आपके बीच में आज आया ताकि अपनी बात आप तक पहुंचा सकूं, और मैं समझता हूं कि आपका ही एक माध्यम है जो देश में सब तक पहुंच सकता है। आज जो ताकत आपके पास है शायद वो किसी और के पास नहीं। इसलिए मेरी आपसे भी अपील है कि जो हमारे विचार आपके तक हम देना चाहें, अगर इस पर कोई ऐसी बात हो तो आपका पूरा हक है बातचीत करने का, हम उसके लिए खुला मंच है। हमारी केवल इसलिए है कि आज जो हमने पूना में, और मैं एक बात और कह दूँ, एक हमारे बीच में एक समझौता एक और हुआ है कि महाराष्ट्र में जो हालात बनते जा रहे हैं, हम पूना में एक यात्रा सर्वदलीय और सारे समाजों को साथ लेकर हम एक यात्रा का आयोजन भी करने जा रहे हैं, ताकि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो के आश्वासन पर इस बात को लेकर हम एक दिसंबर और जनवरी के बीच में हमारा ये मानना है कि हम एक यात्रा यहाँ महाराष्ट्र में करेंगे ताकि लोगों तक इस बात को पेश किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई सवाल हो तो आपका। जोसेफ जी का इस बारे में क्या ख्याल है? नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। नहीं, इनका जो भारत नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, नफरत जोड़ो की वजह से क्या हो रहा है प्रॉब्लम? अगर ये नफरत फैलाते रहेंगे, घर घर में झगड़े हो जाएंगे, देश के टुकड़े हो जाएंगे। अभी मेरे पास मैं और पूना क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से है, कैथलिक एसोसिएशन ऑफ पूना। अभी हमने विश्व लेटर खंडवा में जो प्रॉब्लम हुआ है, तो उनको हम कल कलेक्टर साहब से इजाजत मांग रहे, पर आज नहीं, कल नहीं, टाल रहे। तो अभी हमको कल दिए कि हम उनको कल लेटर देने वाले हैं। ये भी वही कर रहे कि खंडवा में जो कुछ हो रहा है तुम हमें हमारे रिलीजन प्रैक्टिस करने क्यों नहीं दे रहे? अभी जैसा दया साहब ने बताया, अपना अपना धर्म खुद ये करना चाहिए। अगर किसी को अपने धर्म में ले आना है तो खुद वो धर्म के हिसाब से उसको स्वीकार करना चाहिए, उससे आदमियों को कुछ तकलीफ होना नहीं चाहिए। पर इधर फिलहाल में ऐसे सेंटर का ऐसा हो गया है, जब झगड़े करके आज भाई भाई में झगड़े कर रहे हैं, अपने जात जात में झगड़े कर रहे हैं, और प्रॉब्लम होने वाले अपने रोटी सेक के ले रहे हैं। तो मुझे एक ही कहना है कि अपने भाई लोग से ये छोड़ डालो, नफरत छोड़ो और एक साथ हो जाओ और एक अच्छा अखंड भारत बन जाओ। बाकी कुछ सर, इसका आपने कुछ ब्लूप्रिंट बनाया कि ये बात जनमानस तक कैसे पहुंचेगी ताकि ये नफरत की जो आग देश में लगी हुई है ये जल्द से जल्द ख़त्म हो, देश जो है प्रगति, साइंस, टेक्नोलॉजी, बिजनेस इसके रास्ते पर आगे बढ़े। तो इसके बारे में आपने कुछ ऐसा विचार किया है कि ये कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे? हमारा ये कहना था कि पिछले बार जो 2 अक्टूबर 2022 को गांधी पीस फाउंडेशन में जो विचार हुआ, और वो अब 1 नवंबर और 2 नवंबर को गांधी पीस फाउंडेशन में फिर से एक सम्मेलन हो रहा है। हम सभी लोग जो पार्टियों में बटे नहीं हैं, जो आम समाज से हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो समाज से बंधे नहीं हैं, हम वो जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, हम उनको इकट्ठा करके हम एक बात कहना चाहते हैं। तो 1 नवंबर और 2 नवंबर को गांधी पीस फाउंडेशन में एक 100 आदमियों का, इंटेलेक्चुअल्स का एक मीटिंग रखी गई। उससे पहले 2 अक्टूबर को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में यही मीटिंग रखी गई। अब हमारा ये कहना है कि इसके साथ हमें एक और काम करना है। आज ये जो मैंने आपके सामने ब्लूप्रिंट रखा, हम जगह जगह पर इसके सेमिनार करेंगे, लोगों तक पहुंचेंगे, चाहे चाय पर चर्चा हमें करनी पड़े, चाहे 10 लोगों के बीच में जाकर बैठना पड़े, वो काम करना पड़े। अभी हम इसके बाद मैं पंजाब जा रहा हूँ, क्योंकि पंजाब में जो हालात पैदा हो रहे हैं, जिस ढंग से अमृतपाल सिंह आया और वहाँ एक नए किस्म की हालात पैदा होते जा रहे हैं, और वहाँ क्रिश्चियन और सिखों के बीच में एक आपस में विवाद खड़ा हुआ है। इसीलिए मैंने इनको रिक्वेस्ट की थी कि आप भी हमारे साथ आए, ताकि ये जो बात आज आपके बीच में हम कह रहे हैं, ये बात पंजाब के लोगों तक पहुँचे। तो हम एक पंजाब की यात्रा पूरी करना चाह रहे हैं, ताकि पंजाब में ये जो माहौल बनता जा रहा है, इस नफरत के माहौल को खत्म किया जाए।
मैं एक बात और आपसे कह दूं, ये जो केजरीवाल का जो मॉडल पंजाब में आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने राज सत्ता ली, वो राज सत्ता कोई केजरीवाल की राज सत्ता नहीं थी। ये जो हालात पंजाब में आए हैं, ये केजरीवाल के कारण ही आए हैं। उसने एक तरफ हिंदुओं को उबार दिया कि हम आपकी रक्षा करेंगे, एक तरफ सिखों के खालिस्तान की हवा दे दी, और ये सारे जो हालात हुआ, जो ये 92 में MLA हैं, वे कोई आम आदमी पार्टी के MLA नहीं है। ये तो एक विकल्प अपने आप हुआ, ताकि ना तो कांग्रेस आगे बढ़ी, सिखों के अपने हालात खराब थे, तो उसमें एक नए किस्म का मंच वहाँ क्रिएट हुआ, वो किसी के साथ नहीं। अगर अभी 14 अक्टूबर को वहाँ विधानसभा के अध्यक्ष सेनवा ने जो बात वहाँ बैबल कला में कही, जहाँ गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई, उन्होंने कहा कि अगर 1.5 महीने के अंदर अंदर ये सरकार ये काम ना कर सकी तो मैं इस्तीफा दे दूँ। तो इस हालात से पंजाब गुजर रहा है। मैं आपके सामने इसलिए भी आया हूँ कि महाराष्ट्र और पंजाब के लोगों का जो मानसिक है, जो स्वभाव है, वो एक तरह का, वो दोनों स्वभाव, क्योंकि छत्रपति शिवाजी हो या गुरु गोविंद सिंह जी के समय का समय हो, तो ये काफ़ी हमारा एक दूसरे के साथ मेल मुलाकात बहुत नज़दीकी से। मैंने ये बात पिछले बार शरद पवार जी से भी की थी कि ये जो हमें मानस को ये समझना चाहिए, जिस मानस की हम बात कर रहे हैं, इस बात को हमें समझना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी हुई कि शरद पवार जी ने मेरी इस बात को माना, कि उन्होंने कहा कि इस बात पर हम लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि हम लोगों को, जो आज हमने आपसे पूना में बात की, जो भाई साहब को हमने रिक्वेस्ट की कि आप भी हमारे साथ आएँ, और ताकि, और फिर अगर जनवरी और दिसंबर जनवरी में कोई हम मिलकर यात्रा करते हैं, तो उसमें मुसलमान भी हों, उसमें सिख भी हों, उसमें क्रिश्चियन भी हों, उसमें हिंदू भी हों, और उसमें बहुजन समाज के जो दलित है, बाकी हैं, जो शोषित वर्ग है, वो भी साथ आए, ताकि लोगों तक हम सब मिलकर पहुँचें। क्योंकि एक तो यात्रा होती है जो राजसत्ता की तरफ से होती है, राजनीतिक यात्रा हो जाती है। ये कोई राजनीतिक यात्रा तो होगी नहीं, क्योंकि हमारे में से कोई आदमी किसी पार्टी से जुड़ा नहीं है, हम तो केवल आम समाज के लोग हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इस बात को लोगों तक जाए, ताकि ये बात लोगों तक पहुंच सके। तो ये बात, जब से पूना में ऐसे, पूना से कितने कम्युनिटी आपको इस कार्यक्रम के लिए जुड़ चुकी है? मैंने 17 अप्रैल 2022 को पूना में कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें बहुत सारे गुरुद्वारे, जो गुरुद्वारों के अध्यक्ष थे, वो सारे सामने आए थे। उस मीटिंग में मोहम्मद अदीब, जो राज्यसभा के मेंबर रहे हैं, और उसके बाद प्रशांत कुमार, जो गांधी पीस फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं, वो भी आए थे, हम लोग भी थे। यहाँ सारे गुरुद्वारे वाले थे, और बाकी मुसलमान भी थे, क्रिश्चियन भी थे, सब लोग, और हिंदू भी थे। हम सब लोग उसमें मीटिंग में, जो 17 अप्रैल 2022 को की थी, वहीं से हमने ये बात उठाई थी कि हमें अब ज़रूरत है, ये जो नफरत का माहौल है, इसको कम्बैट कैसे किया जाए, इस पर कंट्रोल, इस पर नियंत्रण किया जाए। मुझे खुशी है कि कम से कम कांग्रेस को अब होश आई कि हमें इस पर काम करना चाहिए। हम ये कहा है कि हम लोग, क्योंकि हम राजनीति की तरफ से प्रेरित नहीं है, हमारा जो ये है कि आम समाज में ये बात कही जाए। राजनीति में तो एक का विरोध दूसरा कर सकता है, हमारे विरोध में हम कोई किसी के खिलाफ इलेक्शन थोड़ी ना लड़ रहे, या किसी के इलेक्शन का प्रचार थोड़ी ना करने जा रहे। हमारा ये कहना है कि ये देश हम सबका है, ये भारत है। भारत को जुड़े रहने में बहुत मुश्किल से आज मैं समझता हूँ पूरे विश्व के, जो अगर संख्या बल से ही देख लें तो चाइना के बाद भारत है। तो इतनी बड़ी संख्या का देश आज वो टुकड़े हो जाए तो इसका कितना दर्द होगा। हमने 1947 देखी, उससे पहले के हालात भी देखे हैं। तो हम ये सोचते हैं कि दोबारा से इस देश के टुकड़े ना हम होने देंगे, ना हम किसी को अलाउ करेंगे। हम इस बात के लिए थे, इसलिए आपके बीच में। सर, जब से सिख धर्म की स्थापना हुई है, हम लोग देखते आ रहे हैं कि जब इस माटी को किसी बलिदान की ज़रूरत पड़ी या भारत को जोड़े रखने की ज़रूरत पड़ी, तो उस वक्त सिखों ने अपने बलिदान से इस देश को सुशोभित किया। अब इस भारत जोड़ो और नफरत छोड़ो इस अभियान को सिख समाज किस तरीके से देखता है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं अगर इतिहास का ये पन्ना देख रहा हूँ, मैं बहुत बार कहता हूँ, सिख 2-2.5% है टोटल पॉपुलेशन का पूरे इंडिया। मुझे एक बात की खुशी है कि सिख हिंदू और मुसलमान को जोड़ लेता है। ना तो मुसलमान उसके खिलाफ जाता है, ना सिख उसके, ना हिंदू उसके खिलाफ जाता है। सबसे बड़ी बात यह है, मैंने सबको कहा,
ये जो कड़ी का काम करता है। और ये मैंने सरदार हुकुम सिंह जी के जो लोकसभा के मेंबर भी थे, उन्होंने एक बार कहा था कि इस अगर हिंदू भारत को भारत बनाए रखना है, इसमें जिम्मेदारी सिख और मुसलमान की सबसे ज्यादा है। हाँ, ये जरूर है कि माइनॉरिटीज ने पिछले कुछ समय से, चाहे वो 84 हो, चाहे 92 हो, चाहे 2002 हो, चाहे उसके बाद के, चाहे इस 8 साल के हालात में है, हमें डर है कि वो जो अलग से कर देना, जैसे प्रवेश वर्मा का आया कि इनसे खाना बंद कर दो, इनसे सब्जी लेना बंद कर दो, इनकी दुकान से सामान खरीदना, ये दर्द है। इसलिए मैं आपके बीच में आ गया कि सिख जो है, जो इन्होंने कहा, मैं अभी आ रहा था तो मेरे साथ मेरा ड्राइवर था, तो उसने मुझे कहा अभी संभाजी के वो चौक से जब हम निकले तो उन्होंने कहा कि संभाजी का चौक, मुझे संभाजी की वो बात याद आई कि जिस संभाजी को राजा राम सिंह ने छुड़वाया और उसके बाद उसी राजा राम सिंह को आसाम की मुहिम पर औरंगजेब ने इसलिए भेज दिया क्योंकि वहां जितने भी लोग गए वो सारे मरकर आए, और राजा राम सिंह सीधा पटना साहब गुरु तेग बहादुर जो सिखों के 9वें गुरु थे उनके पास गए, क्योंकि उनके वो जो अहोमी कबीले के जो राजा थे तो वो उनके सेवक थे, गुरु नानक के समय से वो सेवक रहे, तो वो जाके संधि जो करवाई। तो मैं समझता हूँ संभाजी हो, छत्रपति शिवाजी हो, सम्राट रामदास, तो आप गुरु हरगोविंद जो छठे गुरु थे उनके साथ उनके संबंध बने रहे। तो मेरा ये कहना है, अब ये जो पंढरपुर में नामदेव है, नामदेव की तो वाणी गुरु ग्रंथ साहब में है, तो मैं समझता हूँ कि हमारे बहुत अच्छे संबंध है और ये सिखों को इस अहमियत को समझना भी चाहिए। मुझे तो तकलीफ तब हुई कि जब मैं कल गुरुद्वारे में अपने लोगों के बीच में बैठा था, कहने लगे हम क्या करें दया सिंह जी, हमने तो ये मान लिया है कि हम तो कीर्तन कर लेते हैं, कथा कर लेते हैं, लंगर बांट लेते हैं। मैं कहा इसी का कारण हुआ जब हम छुप कर बैठे रहे, अंदर बैठे रहे, हम अपने लोगों को जोड़ने की स्थिति जो हम कर सकते थे, जो हमने जिम्मेदारी से गैर जिम्मेदाराना काम किया, उसके नतीजे हमने 1984 में भुगते और उसी के नतीजे आज फिर हम भुगतने जा रहे हैं। तो वो कहने लगे हमारे लिए तो सेवा है। मैं कहा ये सेवा के साथ साथ हमारा ये भी जिम्मेदारी है, जो गुरुओं ने जिम्मेदारी निभाई वो जिम्मेदारी हम लोगों को भी निभानी चाहिए। चाहे 4 साहिबजादे भी कुर्बान हुए, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने। और एक बात और, मैं अनिल की बात से कहता कहता एक बात और साफ कर दूं, गुरु गोविंद राय गोविंद सिंह का जन्म पटना में होता है, उनका सारा कर्म क्षेत्र पंजाब में रहता है और उनकी अंत्येष्टि जो है वो महाराष्ट्र में है। ये जो संबंध है, इन संबंधों को हमें समझना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह अगर पंचायत बना रहे पहले बार, व्यक्ति तो सदा नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि गुरुशिप जो व्यक्ति है तो खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा पंचायत को ही गुरु स्थापित कर दे। जब वो पंचायत को बनाने लगे तो ये बहुत कमाल की, एक आदमी उनमें से अपर कास्ट का है, 4 आदमी लोएस्ट कास्ट के हैं, और जो 4 आदमी 5 आदमी लिए, एक लाहौर से लिया, दूसरा हसनपुर दिल्ली के पास मेरठ से लिया, तीसरा बीदर से लिया, चौथा जगन्नाथपुरी से लिया, 5वां द्वारका से लिया। मैं समझता हूं कि देश को जोड़ने का जो माध्यम गुरु गोविंद सिंह ने हमारे सामने पैदा किया है, आज सिखों का ये फर्ज बनता है। जो अनिल जी ने ये बात उठाई है, मैं समझता हूं हम सब का, और खास तौर पर मैं पत्रकार बिरादरी से ये जरूर अपेक्षा करता हूं, हमारी आवाज थोड़ी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास हमारा नाम सुनेंगे तो सारे पत्रकार इकट्ठे हो जाएंगे, ऐसा ना तो कभी भावना रखिए ना। पर मैं पत्रकार बंधुओं से, मैं आपकी बिरादरी से निकला हूँ, मैं पत्रकार बंधुओं से ये अपेक्षा जरूर करता हूँ, आज जरूरत आपकी आवाज की, हमारी आवाज तो आप तक है, और आप इस आवाज को कहां तक पहुंचा सकते हैं ये आपका दायित्व है। हम किसी से हमारा कोई मतभेद नहीं है, राजसत्ता करते हैं, जिन्होंने राजसत्ता करनी है करें, हमें कोई इतराज नहीं, पर वो नफरत की राजसत्ता ना करें, ये हम अपेक्षा उनसे नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई बात हो? बहुत शुक्रिया।